यार अली, ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। मुनीर ने रोते हुए कहा। मेरी अम्मी तो रो रो कर हलकान हो गई होंगी। मेरे भाई अब तक हमें न जाने कहां कहां तलाश कर चुके होंगे। बहनें भी सदमे से पागल हो रही होंगी। मैंने आहिस्ता से कहा, रोने से काम नहीं चलेगा। हम खुद ही इस मुसीबत में फंसे हैं। अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। तुम लोग यूं ही रोते रहोगे तो मैं भी हिम्मत हार बैठूंगा। मुनीर झुंझला कर बोला, तुम क्या तीर मार लोगे? तुम्हारी ही वजह से तो हम इस मुसीबत में फंसे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरी वजह से क्यों? तुम लोग तो खुद ही जिद करके मेरे साथ जाते थे, अंकल की गाड़ी में घूमते थे, खाते पीते थे। अब खुदा के लिए ये रोना धोना बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। मैंने यूं कहा जैसे सब मेरे सामने नन्हे बच्चे हों। जिमी ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो घरों से भाग कर आए हैं और इन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। कुछ लड़कों को अगवा किया गया है और कुछ तुम्हारी तरह धोखे से लाए गए हैं। मैंने पूछा, तुम कब से यहाँ हो? वो बोला, मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। मैंने मारपीट कर दूसरे बच्चों को अपने रोब में ले लिया है। ये देखकर उस्ताद ने कुछ जिम्मेदारियां मुझे दे दी। उस्ताद की गैर मौजूदगी में एक तरह से मैं इन बच्चों का इंचार्ज होता हूँ। मैंने पूछा, उस्ताद इन बच्चों से क्या काम लेता है? जिमी बोला, बच्चों को यहाँ से बेगार कैंप में भेज दिया जाता है। मेरे सामने ही बेशुमार बच्चे आए और चले गए। मैंने हौल कर पूछा, कहाँ? मैंने भी बेगार कैंपों के बारे में सुन रखा था। मुझे ये भी मालूम था कि एक दफा अगर कोई बच्चा बेगार कैंप पहुंच जाए तो फिर जिंदगी भर वहीं रहता है। जिमी ने कहा, वो बच्चे कहाँ गए ये तो मुझे भी मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि हर 2-4 महीने के बाद उस्ताद 20-25 लड़कों को यहाँ से रवाना कर देता है और उनकी जगह नए लड़के आ जाते हैं। मैंने पूछा, मगर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा हुआ है? जिमी बोला, ये तो उस्ताद ही जानता होगा, मगर मेरा ख्याल है कि नए आने वाले बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यहाँ रखा हुआ है। जिमी थोड़ी देर हमारे पास बैठा बातें करता रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। उसके जाते ही एक लड़का मेरे पास आया और जल्दी से बोला, जिमी की बातों में मत आना, वो उस्ताद का खास आदमी है। लड़कों के साथ हमदर्दी करके उनके ख्यालात मालूम करता है और सारी बातें उस्ताद तक पहुंचाता है। ये झूठ बोल रहा है कि यहाँ से बच्चे बेगार कैंप भेजे जाते हैं। उस्ताद हम लोगों से जेबें कटवाता है, भीख मंगवाता है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों में जाकर हेरोइन फरोख्त करते हैं। मैंने पूछा, बाहर तो तुम लोग आज़ाद होते होगे, फिर भाग क्यों नहीं जाते? उसने कहा, उस्ताद के आदमी हमारी निगरानी करते रहते हैं। एक दफ़ा एक लड़के ने भागने की कोशिश की थी मगर पकड़ा गया। फिर उस्ताद ने उसे इतना मारा कि वो सुबह तक मर गया। उस्ताद के आदमी उसकी लाश न जाने कहां फेंका है। उसकी बातें सुनकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करूंगा। मेरे दोस्त एक मर्तबा फिर रोने लगे। घबराहट और परेशानी की वजह से तो मेरा भी यही दिल चाह रहा था कि धाड़े मार मार कर रोऊं, मगर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। वो रात हमने उसी हॉल में गुजार दी। फर्श पर खासा दबीज कारपेट था, इसलिए हम वहीं पड़कर सो गए। रात को एक आदमी बड़े से एक पतीले में शोरबे वाले आलू और तंदूरी रोटियां लेकर आया। लड़के न जाने कहां से प्लास्टिक की प्लेटें लेकर आ गए थे। हम लोग खूब खाना खाकर आए थे, इसलिए भूख बिल्कुल भी नहीं थी। हमने खाने से इनकार कर दिया। सोने से पहले मैंने घूम फिर कर हॉल का जायजा लिया। उसी में एक सिरे पर कतार में 3 बाथरूम थे, दूसरे सिरे पर किचन और एक स्टोर था। किचन में सिवाय प्लास्टिक की मैली और गंदी प्लेटों और ग्लासों के कुछ नहीं था। स्टोर में मैले और बदबूदार लिहाफों और कंबलों का एक ढेर था। दूसरे दिन मेरी आंख लड़कों की चीखों पुकार से खुली। जिमी और उस्ताद के 2 आदमी उन्हें ठोकरें मार मार कर उठा रहे थे। उस्ताद का एक आदमी मेरी तरफ भी बढ़ा और उसने मेरी पसलियों में लात मारना चाही, मगर मैं एकदम कलाबाजी खा गया। उसने झुंझुलाहट में मुझे फिर लात मारना चाही। मैंने झपट कर उसकी टांग पकड़ ली और उसे जोरदार झटका दिया। मुझ में उस वक्त न जाने इतनी जुर्रत कैसे पैदा हो गई थी। वो आदमी इसके लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसे गिरता देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, आइंदा अपने हाथ पैर काबू में रखना। उसने मुझे इंतहाई फौहश गाली दी और फर्श से उठकर मेरी तरफ झपटा। मैं फुर्ती से एक तरफ हो गया। वो अपने ही जोर में भागता हुआ सामने वाली दीवार तक चला गया। मैं जानता था कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। कहाँ एक तंदुरुस्त तवाना मर्द और कहाँ 13 साल का एक बच्चा। मैंने सोच लिया था कि उसके हाथ नहीं आऊंगा। वो फिर मेरी तरफ झपटा। मैं उसे झुकाई देकर फिर एक तरफ हट गया, मगर इस दफा मैंने उसकी टांगों में टांग अड़ा दी। वो फिर औंधे मुंह गिरा और मुझे गालियां देता हुआ फौरन ही खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से की वजह से मस्क होकर रह गया था। उसके मुंह से अल्फाज भी टूट टूट कर निकल रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो फिर मुझ पर झपटेगा, मगर उसने अचानक जेब से गन निकाल ली। उसने हाँपते हुए कहा, हरामजादे, मैं अभी तेरी सारी मस्ती निकालता हूँ। उसने खौफनाक अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस मर्तबा वो मुझे महज धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वाकई मुझे गोली मार देगा। मैं एकदम भाग खड़ा हुआ और कुछ फासले पर बैठे हुए लड़कों में घुस गया। दूसरा आदमी चीख कर बोला, शमशेर, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए?
रिवॉल्वर जेब में रख लो, उस्ताद तुम्हारी इस बात को पसंद नहीं करेगा। शमशेर झुंझुला कर बोला, उस्ताद पसंद नहीं करेगा तो न करे। तुमने इस हरामजादे की हरकत देखी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे उस्ताद बाद में मुझे गोली मार दे। अचानक उस्ताद की आवाज सुनाई दी, बाद में नहीं, मैं तुझे पहले ही गोली मार दूंगा। मैंने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उस्ताद न जाने कब वहां गया था। उस्ताद ने एकदम गन निकाल ली और शमशेर पर फायर करना ही चाहता था कि मैंने चीख कर कहा, नहीं उस्ताद। उस्ताद का गन वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता झुक गया। शमशेर का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया हो। उस्ताद की आवाज सुनकर वो इतना दहशतज़दा हो गया था कि उसके हाथ से गन भी छूट गई थी। उस्ताद चंद लम्हे शमशेर को खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, अली तुम मेरे साथ आओ। मैं उस्ताद के पीछे हो लिया। कमरे से बाहर एक कॉरिडोर था जो आगे जाकर इंग्लिश के हर्फ एल की तरह बाईं जानिब घूम गया था। उस्ताद घूमकर कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर पहुंचा। रास्ते में खौफनाक शक्लों वाले कई गनमैन खड़े थे। उन्होंने मुझे हैरत से देखा, मगर उस्ताद की वजह से बोले कुछ भी नहीं। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर उस्ताद का कमरा था। वो कमरा जदीद और इंतहाई कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर इंतहाई दबीज कालीन था, बेशकीमत पर्दे थे। कमरे में एसी भी चल रहा था और एक कोने में ट्रॉली पर टीवी और वीसीआर भी मौजूद था। कमरे की दीवारों पर इंतहाई फौहश किस्म की तस्वीरें लगी हुई थीं। जिस चीज को देखकर मुझे हैरानी हुई वो छोटा सा एक मुजस्मा था। ऐसे मुजस्मे मैंने इंडियन फिल्मों में देखे थे। हिंदू उनकी पूजा करते हैं। मुजस्मे के हाथ में त्रिशूल भी था। ये सब मैंने इंडियन फिल्मों में देखा था। मैं उस्ताद से पूछना चाहता था कि कमरे में ये बुत क्यों रखा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि मुमकिन है ये कोई डेकोरेशन पीस हो। उस्ताद ने सोफे की तरफ इशारा किया, बोला बैठो। मैं खामोशी के साथ सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उस्ताद बोला, तुम बहुत ज़हीन और बहादुर लड़के हो। मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। तुम्हें अगर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए तो तुम 2-4 साल में बहुत ज़बरदस्त फाइटर बन सकते हो। मैंने झुंझुला कर कहा, मगर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे अब्बू अब तक पुलिस स्टेशन में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुके होंगे और पुलिस मुझे तलाश कर रही होगी। उस्ताद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो अली, आइंदा घर जाने का नाम मत लेना। तुम यहाँ शहजादों की तरह रहोगे। मैंने कहा, और मेरे दोस्तों का क्या होगा? उस्ताद बोला, वो मेरे काम के नहीं हैं, उन्हें मैं छोड़ दूंगा। मैंने उस्ताद से बहस नहीं की। कम से कम वो मेरे दोस्तों को तो छोड़ रहा था। उनमें से कोई एक भी यहाँ से चला जाता तो वो अब्बू को मेरे बारे में बता सकता था। फिर मुझे ख्याल आया कि वो बताएगा क्या, कैसे इस जगह की निशानदही करेगा। यहाँ आते हुए तो हम सब इतने मसरूर थे कि रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब ये बंगला शहर के निवाह में कहीं भी हो सकता था। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि पुलिस इस क्लू से भी मेरा सुराग लगा सकती है। दूसरे दिन उस्ताद ने मेरे दोस्तों को छोड़ दिया। उसके बाद से मैं इंतजार में रहने लगा कि पुलिस कब इस बंगले पर रेड करेगी और कब मुझे यहाँ से रिहाई नसीब होगी। यूं ही 1 महीना गुजर गया, मगर कुछ भी ना हुआ। इस दौरान में उस्ताद मेरी ट्रेनिंग करता रहा था। उसने मुझे जब्बार के हवाले कर दिया था। जब्बार बहुत जबरदस्त फाइटर था। वो रिवॉल्वर और राइफल चलाने में भी महारत रखता था। उसका निशाना भी गजब का था। निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए हम दूर वीराने में निकल जाते। एक दिन जब्बार बहुत गौर से मुझे देख रहा था। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, अली बेटा, तेरे तो पढ़ने लिखने और खेलने के दिन हैं, तू इन चक्करों में कैसे पड़ गया? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो तो उस्ताद का खास आदमी था। शायद वो मुझे आजमा रहा था और मेरे ख्यालात मालूम करना चाहता था। मैंने रुखाई से कहा, जब्बार चाचा, अपने काम से काम रखो। तुम्हें ये मालूम करना है कि मैं इन चक्करों में कैसे पड़ गया तो जाकर उस्ताद से पूछो, वो तुम्हें तफसीली जवाब देगा। जब्बार ने कहा, अरे उस्ताद से क्या पूछूं बेटा, मैं तो इंतहाई मजबूरी में उसका साथ दे रहा हूं, मगर तुम्हारे साथ क्या मजबूरी है? मैं उलझ कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब्बार मुझसे वाकई मुखलिस था या झूठ मूठ हमदर्दी जता रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है? मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का यहाँ से निकल गया होता। जब्बार ने कहा, यही तो मजबूरी है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। मेरा पासपोर्ट उस्ताद के कब्जे में है। मैंने हैरत से कहा, पासपोर्ट तो दूसरा भी बन सकता है। जब्बार बोला, नहीं बेटा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले झगड़े में एक आदमी मेरे हाथों शदीद जख्मी हो गया था। बाद में वो अस्पताल पहुंचकर मर गया। मुझ पर कत्ल का इल्जाम आया तो मैं फरार होकर बंबई चला गया। वहां मेरी मुलाकात उस्ताद से हुई तो मैंने चौंक कर पूछा, तो क्या उस्ताद भी भारतीय है? जब्बार ने कहा, वो तो कट्टर हिंदू भी है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट भी। मेरे सर में धमाके होने लगे। मुझे एकदम याद आ गया कि मैंने उस्ताद के कमरे में त्रिशूल बरदार मुजस्मा देखा था। मैंने कहा, तो क्या जब्बार चाचा तुम भी? उसने मेरी बात काट दी, बोला, नहीं बेटा, मैं मुसलमान हूँ, बस हालात से मजबूर होकर उस्ताद के चुंगल में फंस गया हूँ।
मगर बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें तो अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना है। उस्ताद के साथ रहे तो तुम गद्दारों में शामिल हो जाओगे। फिर वो चौंक कर बोला, चलो अब वापस चलें, मगर मेरी बातों पर गौर जरूर करना। हम वापस पहुंचे तो उस्ताद के पास एक आदमी बैठा था। उसके जिस्म पर नफीस किस्म का सूट था, गोरा रंग और बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें। वो खासा खूबरू शख्स था, मगर न जाने उसकी आंखों में क्या था। वो शख्स मुझे पहली ही नजर में बुरा लगा। वो दोनों बंगले के लॉन में बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उस्ताद ने आवाज देकर मुझे बुला लिया। सूट वाले ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया, फिर उस्ताद की तरफ देखकर असबात में सर हिला दिया। उस्ताद ने मुझसे कहा, अली, ये मेरे दोस्त हैं मलिक जाहिद, खासे बड़े सनतकार हैं। ये हमसे मामूली सा एक काम लेना चाहते हैं। मैंने कहा, ये मामूली काम तो हमारा अली भी कर सकता है। मैंने पूछा, काम क्या है? मलिक जाहिद ने कहा, एक बदमाश ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है, उसे रास्ते से हटाना है, गोली मारनी है उसे। जाहिद ने यूं कहा जैसे किसी कुत्ते या बिल्ली को मारने की बात कर रहा हो। मैंने सोचा इस बहाने मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। मैंने फौरन कहा, बस इतना सा काम है, मुझे उस बदमाश का एड्रेस और हुलिया बता दें, मैं आज ही ये काम कर दूंगा। जाहिद ने कहा, वो इंतहाई चालाक और खतरनाक आदमी है। उस्ताद बोला, इसीलिए तो मैं अली को भेज रहा हूँ, इस पर तो वो शक भी नहीं कर सकता। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, तुम भी डरना मत, हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां मौजूद रहेंगे। पहले मैंने गोली न चलाने का फैसला किया था, मगर जब सुना कि उस्ताद के आदमी भी वहां मौजूद होंगे तो फायर करने का फैसला कर लिया। ऐसा फायर जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। उस्ताद ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, इसमें उस शख्स की तस्वीर है, तुम पहले इसे अच्छी तरह पहचान लो। लिफाफे में से इंतहाई वजीह और बावकार शख्स की तस्वीर निकली। उसके साथ एक गैर मुल्की लड़की भी थी। मैंने सोचा कि अगर ये शख्स इतना ही खतरनाक है जितना मुझे बताया जा रहा है, तो मेरे फायर करने के बाद वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और इन लोगों से भी निमट लेगा। यूं 2 दिन बाद उस्ताद के आदमी मुझे उस भरी पूरी सड़क पर ले गए। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। शायद वो बोलते बोलते थक गया था। तैमूर ने कहा, तुम उस जगह तक पहुंचा सकते हो जहां तुम्हें रखा गया था? अली ने कहा, जी हाँ। वहां से वापसी पर मैंने रास्ते को बहुत गौर से देखा था। वो जगह ठट्ठा से पहले गखड़ फाटक से चंद किलोमीटर अंदर की तरफ है। मैंने कहा, बेकार है, वो लोग अब तक वहां से गायब हो चुके होंगे। फिर मैं लड़के से मुखातिब हुआ, कहा, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता, मगर बाहर तुम्हारे लिए शदीद खतरा है, इसलिए कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहो। तुम खुद भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर तुम जाना चाहोगे तो रोकेगा तुम्हें कोई भी नहीं, मगर तुम तो खुद बहुत ज़हीन हो, यहाँ भी तुम्हें घर का सा आराम मिलेगा। मेरा ख्याल है अब तुम सो जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। फिर मैंने तैमूर से कहा, अली को इसके कमरे में पहुंचा दो। अली ने कहा, अपने कमरे में तो मैं खुद भी जा सकता हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद मैंने तैमूर से कहा, अब इसका कमरा बाहर से लॉक मत करना, बच्चा बहुत ज़हीन है, वो रात में किसी वक्त उठकर जरूर ये देखेगा कि दरवाजा बाहर से बंद है या नहीं। तमाम गार्ड्स को अलबत्ता यह हिदायत कर दो कि लड़के को यहाँ से निकलने न दें। मेरा जुमला अभी खत्म हुआ ही था कि बाहर सड़क पर 2-3 गाड़ियां रुकने की आवाज आई। मैंने झपट कर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अपनी राइफल उठाकर मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ा। फिर कॉल बेल जोरदार अंदाज में बजी। गेट पर मौजूद दोनों गार्ड्स भी लॉन में रखी हुई संगी बेंचों के पीछे पोजीशन ले चुके थे। उन्हीं में से एक गार्ड ने डपट कर पूछा, कौन है? बाहर से एक करख्त आवाज सुनाई दी, पुलिस। अली मुराद मुझसे कुछ फासले पर एक सुतून की आड़ में बैठा हुआ था। मैंने आहिस्ता से उसे मुखातिब किया, कहा, अली मुराद, तुम गेट पर जाकर बात करो। उसी वक्त तैमूर बाहर निकला और बोला, मैं छत से बाहर का जायजा लेकर आ रहा हूँ। दरवाजे पर वाकई पुलिस की 3 मोबाइल्स खड़ी हैं। मैंने कहा, फिर मैं खुद ही बात करता हूँ। मैंने अपनी राइफल तैमूर को पकड़ा दी, कहा, तुम लोग मुझे पीछे से कवर करना। मैंने तैमूर और अली मुराद से कहा और गेट की तरफ बढ़ गया। इस दौरान में पुलिस वाले कॉल बेल की बजाय कई मर्तबा जाहिलाना अंदाज में दरवाजा पीट चुके थे। मैंने एक गार्ड को गेट खोलने का इशारा किया और खुद ऐसी जगह ठहर गया जहां से मैं पलक झपकते में एक तनावर दरख्त के पीछे पोजीशन ले सकता था। पुलिस के भेस में दुश्मन भी तो हो सकते थे। गेट खुलते ही एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल दंदनाते हुए अंदर आ गए। मैंने गुर्रा कर कहा, वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, इजाजत के बगैर तुम घर में दाखिल कैसे हुए? और रात के इस पहर तुम्हें किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी का दरवाजा राइफल के बट्टों से पीटने की इजाजत किसने दी? अचानक सर्च लाइट्स की तेज रोशनी में इंस्पेक्टर की आंखें चुंधिया गईं। तैमूर या अली मुराद ने सर्च लाइट्स ऑन कर दी थी। सब इंस्पेक्टर चंद लम्हे उल्लू की तरह आंखें झपकाता रहा, मगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश न की। मैंने सपाट लहजे में कहा, बोलो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो बोला, हमें इलाके के मुख्तलिफ लोगों ने टेलीफोन किया था कि आपके बंगले में डाकू घुस आए हैं। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, अच्छा, तो आप इस सिलसिले में आए हैं? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सब इंस्पेक्टर बोला, मेरे पास नफरी नहीं थी, दूसरे थानों से नफरी मंगवाने में कुछ देर हो गई। मैंने तहकीर आमेज अंदाज में कहा, कुछ देर कहते हो तुम लोग इसे? अगर मेरे जाती गार्ड्स ना होते
तो वो लोग घर का सफाया तो करते ही हमें भी ठिकाने लगा देते। इंस्पेक्टर बोला, तो क्या डाकू फरार हो गए? मैंने कहा वो लोग फरार हो जाते, मगर आर्मी वालों ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर के लहजे में बेयकीनी थी। बोला, आर्मी वालों ने? मैंने कहा, हाँ भाई। आर्मी का एक कैप्टन चंद जवानों के साथ मेन रोड से गुजर रहा था। फायरिंग की आवाजें सुनकर वो लोग फौरन यहां पहुंच गए। कैप्टन के साथ भी सिर्फ 5 जवान थे। वो नफरी का इंतजार करने की बजाय फौरन एक्शन में आ गए और जबरदस्त मार्के के बाद वो डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। इंस्पेक्टर बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उसका अंदाज ऐसा था जैसे अपने किसी आला अफसर से मुखातिब हो। मैंने आंखें निकालते हुए कहा, मेरे हुक्म से आए हो तुम यहाँ? बस इतना ध्यान रखना कि आइंदा नफरी न होने का बहाना मत करना। सब इंस्पेक्टर चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर अपने जवानों के साथ वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज आई। उनके जाते ही फ्लैश लाइट्स ऑफ हो गईं। मैंने गार्ड्स को चौकस रहने की हिदायत की और थके थके अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ा। इस चक्कर में पूरी रात काली हो गई थी। अजीब सी कैफियत थी। जिस्म पर थकन सवार थी, मगर नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी परेशानी थी। मैंने शाजिया से पूछा, ग्लोरिया का क्या हाल है? वो बोली, मैंने उनके जख्म साफ करके फर्स्ट एड दे दी थी, अब वो सुकून से सो रही हैं। मैंने पूछा, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? शाजिया बोली, जख्म तो खासा गहरा है, मगर हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा। गोली शाने का गोश्त फाड़ कर निकल गई है, खून भी अच्छा खासा जाया हो गया है। मैंने उनके जख्म पर वो सफूफ भी छिड़क दिया है जो आपने मुझे दिया था। एक सफूफ उन्हें पानी में घोल कर भी पिला दिया है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम भी सो जाओ। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाजिया ने कहा, अगर नींद नहीं आ रही तो मैं कॉफी लाऊं? मैंने बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, इस वक्त कॉफी रहने दो। तुम ऐसा करो, उस बच्चे के बेडरूम में सो जाओ। मुझे खदशा है कि वो मौका मिलते ही यहां से निकलने की कोशिश करेगा। शाजिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर मैं उसकी बात सुने बगैर दरवाजा खोलकर अपने बेडरूम में दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बोल्ट कर लिया। आरामदह बिस्तर पर लेट कर भी मैं काफी देर तक करवटें बदलता रहा। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो वॉल क्लॉक 12 बजा रही थी। मैं कुशलमंदी से उठकर बैठ गया। थोड़ी देर खाली ज़हनी के आलम में वॉल क्लॉक को घूरता रहा, फिर उठकर बाथरूम का रुख किया। नीम गर्म पानी से नहाने के बाद मुझे ताजगी और फरहत का एहसास हुआ। कपड़ों की अलमारी में कई शलवार सूट भी मौजूद थे। मुझे वो लिबास पसंद था, मगर जिस किस्म की जिंदगी मैं गुजार रहा था उसके लिए वो लिबास मुझे मौजू नहीं लगता था। मुझे उस दिन कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैंने शलवार सूट पहनने का फैसला किया। मैंने अपने रिवॉल्वर और दूसरे हथियार कमरे में ही छोड़ दिए। आज मैं हथियारों का इजाफी बोझ भी नहीं उठाना चाहता था। मैं कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो तैमूर और अली मुराद पहले से वहां मौजूद थे। मुझे देखकर तैमूर बोला, आज तो तुम खूब सोए। मैंने हंसकर कहा, खूब कहाँ यार, फजर की अजानों के बाद तो मुझे नींद आई थी। हाँ, ग्लोरिया का क्या हाल है? वो बोला, ग्लोरिया तो अब बहुत बेहतर है, मगर वो शाजिया बहुत परेशान है। सुबह से कई मरतबा तुम्हें उठाने की कोशिश कर चुकी है, मगर हर बार मैंने या अली मुराद ने उसे रोक दिया। मैं चाहता था कि तुम जितनी देर सो लो अच्छा है, आइंदा न जाने कब इतनी फुर्सत मिले। मुझे तो लगता है कि हम बरसों से न सोए हों। मैंने कहा, तुम वाकई ठीक कह रहे हो। बेफिक्री की नींद सोए हुए तो एक जमाना गुजर गया। हर वक्त सर पर कोई ना कोई तलवार लटकती रहती है। फिर मुझे अचानक अली का ख्याल आया। मैंने कहा, हाँ, उस बच्चे का क्या हाल है? तैमूर ने हंसकर कहा, वो बच्चा सुबह से शाजिया के साथ है। उसने एक दफा भी यहाँ से जाने की बात नहीं की। शाजिया से पूछ रहा था कि बाजी आप इन लोगों में कैसे फंस गईं। ये सुनकर मुझे भी बेख्तियार हंसी आ गई। वो हमें भी जराइम पेशा या डाकू समझ रहा था। अली मुराद ने कहा, नाश्ता यहीं मंगवाऊं साईं? मैंने अली मुराद की बात काट दी। कहा, नाश्ता? अब तो मैं लंच ही करूंगा, तुम बस कॉफी मंगवा लो। मैं ग्लोरिया के कमरे में जा रहा हूँ। ग्लोरिया बेड की पुश्त से नीम दराज थी और उस वक्त जाग रही थी। वो उस वक्त जीन्स और ढीले ढाले नाइट गाउन में अजीब सी लग रही थी। उसकी शर्ट नजदीक ही कुर्सी पर पड़ी हुई थी। खून जमने की वजह से शर्ट बुरी तरह अकड़ गई थी। ग्लोरिया की रंगत बिल्कुल सफेद हो रही थी। चेहरे पर भी नकाहत के आसार थे, मगर आंखों में वही जिंदगी से भरपूर चमक थी। मैंने बेड के सिरे पर टिकते हुए पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? और ये जीन्स क्या तुम्हारी खाल बन गई है? कभी कभी औरतों वाले कपड़े भी पहन लिया करो। उसने अजीब से लहजे में कहा, तुम मुझे औरतों वाले लिबास में देखना चाहते हो? मैं उसके लहजे पर चौंक उठा और सोचा, क्या इसने सुबह सुबह विस्की चढ़ा ली है? मगर वहां ना बोतल थी न ग्लास। मैंने मुतलाशी निगाहों से कमरे का जायजा लिया तो ग्लोरिया दोबारा चहक कर बोली, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है। जीन्स में पुरसुकून नींद कब आती है? उसी वक्त दरवाजा आहिस्तगी से खुला और शाजिया कॉफी का मग लिए हुए अंदर दाखिल हुई। उसने मग आहिस्तगी से बेड की साइड टेबल पर रखे और जाने के लिए मुड़ गई। ग्लोरिया उसका ख्याल किए बगैर बुलंद आवाज में बोली, आई लाइक यू कामरान। शाजिया दरवाजे के नजदीक पहुंच चुकी थी। ग्लोरिया की आवाज सुनकर वो रुक गई और घूमकर हम दोनों को देखने लगी। मैंने जल्दी से कहा, ओके ओके।
मैं उठ खड़ा हुआ, कहा मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, मगर ग्लोरिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने खुशामदाना लहजे में कहा, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। फिर उसकी नजर शाजिया पर पड़ी। उसे देखकर वो अचानक आपे से बाहर हो गई और चीख कर बोली, तुम क्यों खड़ी हो? गेट लॉस्ट। शाजिया ने घबरा कर मुझे देखा। उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफेद हो रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर ग्लोरिया फिर चीखी, तुमने सुना नहीं? दफा हो जाओ यहां से। शाजिया ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मैंने भिन्ना कर कहा, यह क्या हरकत है? वो गुलामों की तरह तुम्हारी खिदमत करती है और तुमने उसे यूं जलील करके कमरे से निकाल दिया। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। ग्लोरिया तल्ख लहजे में बोली, मैं खूब जानती हूं कि वो खूबसूरत कुतिया क्यों मेरी खिदमत कर रही है। बहरहाल अब तुम्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि जहां वो रहेगी या मैं। मुझे ग्लोरिया से इस रवैये की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मैंने बौखलाकर उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं खुद भी यही चाह रहा हूं कि शाजिया यहां से चली जाए। तुम सुकून से कॉफी पियो और मुझे भी पीने दो। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया खासी पुरसुकून हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। क्या पै दर पै हादसात और मुसलसल जहनी टेंशन की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है? मैं कॉफी के छोटे छोटे घूंट लेता रहा और मुसलसल सोचता रहा। मुझे अब भी यही शुबा था कि सुबह ही सुबह उसने बहुत ज्यादा विस्की पी ली है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। उसकी आंखें भी मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर रही थी, मगर फिर मैंने खुद अपने ख्याल को रद्द कर दिया। मैंने आज तक उसे नशे में आउट होते नहीं देखा था। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ और सारी बात मेरी समझ में आ गई। ग्लोरिया ने भी वो सफूफ पिया था जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठी थी। मुझे उस सफूफ का खूब तजुर्बा था। मैं उसकी कैफियत भी समझ रहा था। इस सूरत में मेरा ज्यादा देर वहां बैठना भी मुनासिब नहीं था। उसने अभी तक मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम आराम करो, मैं जरा उस बच्चे की खबर ले लूं।